नमस्कार दोस्तों, किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए या फिर एम्प्लॉय के लिए जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन जाता है उसके सैलरी का, उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल सेविंग्स में। और इनफैक्ट जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन वगैरह जैसी चीजें होती हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ईपीएफ के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ है कि हर साल जो ईपीएफओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ओवरऑल रन किया जाता है ट्रस्टीज के द्वारा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो हर साल क्या करते हैं ये लोग कि जो भी फंड है उस फंड के ऊपर जो लोगों का कंट्रीब्यूशन आया है उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे, ये हर साल अनाउंस किया जाता है। तो 2020-21 के लिए यहां पर अनाउंस किया गया है कि 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि सेम है 2019-20 का भी 8.5% था और ये भी 8.5% है। ये जरूरी इसलिए हो जाता है, ओवरऑल कोविड पैंडेमिक को अगर आप देखेंगे, बाकी कई सारे जो इंटरेस्ट रेट हैं जैसे कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हो गई, उन सब में क्या हुआ है कि उसमें रिडक्शन हुआ है। तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि ये भी आपका कम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय करीब 6 करोड़ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ईपीएफओ का पार्ट हैं, ओवरऑल जो एम्प्लॉयज हैं जो इस समय एक्टिव हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर 8.5% उनके कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई एम श्योर कि अभी भी आप में से बहुत लोग होंगे जो कि कंफ्यूजन लग रहा होगा कौन से फंड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें, जितनी भी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और जैसा कि आपको पता है कि यहां पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जो स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स है, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे डेली क्विज हो गया, मैगजीन हो गए, पीआईबी का एनालिसिस हो गया, हर एक चीज आपको हमारे इस पैकेज में मिल सकता है। तो जल्द से जल्द आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए यहां पर इन सारी चीजों को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये ईपीएफ होता क्या है, ये फंड क्या होता है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक कंपनी में है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक ए पर्सन की जो सैलरी है वो आपका 15,000 है, ठीक है। दूसरा पर्सन है जिसकी सैलरी यहां पर 20,000 रुपए है, ठीक है। तो यहां पर जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम होता है, ठीक है, देखिए अलग अलग कैटेगरीज और कई सारी चीजें होती है, मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। तो जिसकी सैलरी 15,000 तक है, यहां पर कंपलसरी हो जाता है कि उसको अपना कुछ हिस्सा जो है ईपीएफ के अंदर डालना होगा, उसके लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि सपोज किसी की सैलरी 15,000 है, फॉर सपोज एग्जांपल ए, तो यहां पर क्या होगा कि एक फंड होगा जिसको हम ईपीएफ फंड कहते हैं, उसका एक अलग से अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, यूनिवर्सल नंबर अब हो चुका है। तो यहां पर क्या होता है कि 15,000 का जो 12% है, मतलब उसकी सैलरी में से, इस 15,000 में से जो 12% है, ये आता है करीब 1,800 रुपए। तो ये 1,800 रुपए उसके सैलरी में से कट हो जाएगा और इतना ही अमाउंट, 1,800 का ही अमाउंट जो उसका एम्प्लॉयर है, जिसने उसको जॉब दी है, ठीक है, जो मालिक है उस कंपनी का, उसकी तरफ से भी यहां पर 1,800 रुपए कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये दोनों अमाउंट मिलाकर ये जो 3,600 रुपए है, ये आपका फंड में आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर भी कैटेगरी होता है, इसमें क्या होता है कि 1,800 रुपए तो आएगा ही आएगा उस फंड में, प्लस यहां पर ये वाला जो 1,800 है जो एम्प्लॉय का है, उसका 8.33%, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। 1,800 प्लस 8.33% ये वाला, प्लस बाकी का जो 3.67% बचा इसका थोड़ा सा अमाउंट, वो क्या होता है, वो पेंशन वाले फंड में चला जाता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 1,800 प्लस यहां पर 1,800 का 8.33%, ये वाले पर आपको ईपीएफओ के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां पर अब आप समझ रहे होगे कि जिसकी सैलरी 15,000 से कम है उसको तो कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने सैलरी का उतना परसेंट, 12% इसके द्वारा, 12% इसके द्वारा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ईपीएफ फंड के अंदर। और जिसकी सैलरी 20,000 है उसके पास ऑप्शन है, और उसका एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय अगर दोनों मानते हैं तो 20,000 का यहां पर आपका हो जाता है 12%, ये करीब हो जाएगा 2,400 रुपए, प्लस यहां पर जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब दिया है उसका यहां पर 12%, मतलब 2,400 रुपए अगेन। तो ये अमाउंट ईपीएफ में चला जाएगा। अब क्या होता है कि ये अमाउंट क्यों रखा जाता है, ताकि सिक्योरिटी रहे, ताकि आपकी सेविंग्स होती रहे। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे जो ह्यूमन का नेचर है, अगर आप उसके पास कैश रहता है तो वो खर्च ज्यादा कर सकता है। इसके लिए यहां पर एक बेनिफिट दिया जाता है कि आपका पहले से ही सैलरी में से कुछ
कंट्रीब्यूशन जो है सेविंग्स के अंदर चला जाए और इसका फायदा अल्टीमेटली रिटायरमेंट वगैरह के बाद होता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो एक अलग पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो 60 ईयर्स के बाद भी यहां पर डिपेंड करता है कई सारी चीजों के ऊपर, कितना आपको जो पेंशन वगैरह है वो मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका ये जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है एक फंड के अंदर, ठीक है, तो इस कंट्रीब्यूशन पे आपको इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1800 रुपए अपने सैलरी का दे दिया और वही सेम अमाउंट आपको कुछ समय के बाद मिल जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि सपोज आपकी जॉब चली गई, कहीं पर आपकी जॉब नहीं है, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ईपीएफ में, तो आपकी जॉब नहीं है तो आपको कुछ पैसा चाहिए ना। तो यहां पर 60 दिन के बाद, आपकी जॉब जाने के 60 दिन के बाद आपको यहां पर पैसा मिल सकता है, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन आप उसमें से निकाल सकते हो, पैसा आप निकाल सकते हो, पूरा चाहो तो निकाल सकते हो, अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक सेविंग्स बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एक सिक्योरिटी रखने के लिए ये कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीजें क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये जो ट्रस्टीज हैं और इसको चेयर किया जाता है जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, तो ये डिसाइड करते हैं हर साल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। अब देखिएगा, ये एडवांस में डिसाइड नहीं होता है। यहां पर 2020-21 का वित्तीय वर्ष अब आपको पता है जाने ही वाला है, तो हर साल करीब मार्च के महीने में ये डिसाइड किया जाता है कि जो फंड है उस फंड के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस बार डिसाइड किया गया है, रिकमेंड किया गया है, ध्यान रखना है, रिकमेंड किया गया है कि 8.5% जो है आपके कंट्रीब्यूशन पर 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। अब रिकमेंडेशन का मतलब यह है कि अगला स्टेप में यहां पर क्या होगा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको फाइनली रेटिफाई करना होगा। अगर वो यहां पर मान जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो यहां पर सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ कंसर्न्स हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि नहीं, ये जो आपने 8.5% रखा है इसको आप कम करिए, 8% के नीचे लाइए। इसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। यहां पर इसी के वीडियो में आगे लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा ऐसा क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है। लेकिन पहले हमको यहां पर देखना है कि ये जो डिसीजन है 8.5% रखने का, ये कैसे आता है, कैसे डिसाइड किया गया कि 8.5% होगा। देखिए कि यहां पर क्या होता है, ईपीएफओ क्या करती है कि ये जो फंड है, इस फंड को ऐसे ही नहीं रख देती है, इस फंड को निवेश किया जाता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए जो कंट्रीब्यूट हो गया, जो फंड में आ गया, इसको अलग अलग जगह निवेश किया जाएगा। जैसे कि कुछ अमाउंट इसका इक्विटी में डाल दिया जाएगा, इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग जगह इसको निवेश कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड हो गया, डिपेंड करता है, कई सारी चीजों पर वो कर दिया जाता है। अब इसमें लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा फंड इक्विटी में डाल दिया, इसमें लॉस भी हो सकता है। इसके लिए लिमिट आई थिंक शायद 5% के आसपास है, जो भी फंड है उसका 5% इक्विटी में जाता है। इसके अलावा जो डेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, डेट का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, रिलायंस है, टाटा है, अगर वो बॉन्ड जारी करती है तो वो बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, सरकार बॉन्ड जारी करती है तो उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये डेट इन्वेस्टमेंट होता है, DEBT। तो ये सारे जो आपका इनकम होता है, ये इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उस फंड के ऊपर, सपोज 1 लाख करोड़ का फंड हो गया है, इसके ऊपर ये जो रिटर्न आएगा, तो रिटर्न सपोज मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए रिटर्न आ गया, तो इसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कि हम इस बार इतना आपको इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। तो इसी के हिसाब से इस बार डिसाइड किया गया है कि 8.5% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन यहां पर हो क्या रहा था, कई लोगों का सोचना था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रही है ईपीएफओ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो क्या एक्चुअल में उसके पास पैसा बचा है इतना कि वो इंटरेस्ट रेट इतना पे कर सकती है। तो इसके लिए यहां पर ईपीएफओ ने क्लियरली बोला है कि जी हां, यहां पर जो भी हमने निवेश किया था हमारे पास हेल्दी सरप्लस हो गया है, काफी पैसा हो गया है और हम इतना पैसा पे कर सकते हैं और फ्यूचर में भी हायर रिटर्न देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास कुशन है। इस समय हमारे पास एक तरह से सरप्लस हो गया है, पैसा हमारे पास रिटर्न आ चुका है और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना रिटर्न आया, कितना इस बार उनको फायदा हुआ है निवेश करने से। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि करीब 70,000 करोड़ रुपए यहां पर इनकम हुआ है इस फंड की वजह से। जहां जहां मैंने आपको बताया ना निवेश किया गया, उसकी वजह से 70,000 करोड़ रुपए जो है इनकम हुआ है और इसी 70,000 करोड़ में से ये इंटरेस्ट दिया जाएगा। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर ना। और इतना देने के बावजूद भी यहां पर ईपीएफओ का कहना है कि उसके पास 200 से 300 करोड़ रुपए बच जाएंगे, सरप्लस में बच जाएंगे, जो कि यहां पर दिखाता है कि कंफर्ट लेवल है। लेकिन अगर हम इसको, क्या 8.5% जो मैंने आपको बताया, क्या ये बहुत ज्यादा है? अगर आप पिछले वर्ष के मुकाबले देखोगे, पिछले 10 वर्ष के मुकाबले, तो स्टिल ये लोअर साइड पर है, कमी है। क्योंकि आप देख सकते हो 2016-17 में 8.6% था, 2017-18 में आप देख सकते हो 8.55% था। इसके अलावा 2015-16 में आप देखिए 8.8% था। सेम इसी तरह से 2013-14 और 14-15 में 8.75%, 2012-13 में आप देख सकते हो। मतलब कि आज जो 8.5% चल रहा है वो 2012-13 के समय था, ठीक है। और इससे कम हो जाता तो एक तरह से आप कह सकते हो कि पिछले 10 साल में लोएस्ट हो जाता है एक तरह से। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हुआ क्या है इकोनॉमी के अंदर आपको समझना है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि जब बाकी के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जैसे कि आपको याद होगा
आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। ICICI बैंक, SBI पहले आपको 4.5%, 5%, मतलब कुछ कुछ बैंक 6%, 6.5% देने लग गए थे, बीच में ऐसा हो गया था। लेकिन अभी आपने देखा होगा 3.5% के आसपास आई थिंक शायद आ गया, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन 3.5% के आसपास आ गया है। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जब बाकी इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो यहां पर अंदाजा लगाया जाता है कि इसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, जाहिर सी बात है। और इसी को लेकर कंसर्न दिखा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि आपको 8.5% ना रखकर इसको 8% के नीचे लाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कह रही है। तो देखिए, आपको पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकार के द्वारा कई सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी लाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट, देखो ये अलग होता है, PPF अलग होता है, EPF अलग होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वो EPFO के द्वारा मैनेज किया जाता है, यहां पर एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन आता है। PPF क्या होता है कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैं और आप, अगर यहां पर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इस पे टैक्स वगैरह पे भी सेविंग्स होती हैं, ठीक है। तो PPF में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं हमारे पास। इन सब के ऊपर आप देखो लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है आप देख सकते हो यहां पर, ये EPFO से बहुत कम है। EPFO का मैंने बताया कि यहां पर कितना है, 8.5%। यहां पर हाईएस्ट आप देखो 7.6% सुकन्या समृद्धि स्कीम के ऊपर है। इसके अलावा 7.1, 6.8, यहां पर 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट पे 5.8%, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आप देख सकते हो यहां पर, मतलब सब पे बहुत कम है। EPFO का इतना ज्यादा है, तो होता क्या, अब आप खुद सोचो, यहां पर ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपना पैसा ज्यादा EPF के अंदर फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यहां पर ज्यादा जो है उनको फायदा मिल रहा है EPF के अंदर कंट्रीब्यूट करने से। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसर्न हो जाती है कि अगर आप इतना सारा उधर पेमेंट सब लोग उधर ही निवेश कर देंगे तो इन सारे चीजों के ऊपर कौन निवेश करेगा फिर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि आप इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मत रखिए, अदरवाइज क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर यहां पर जो ओवरऑल चीजें हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाएंगी। इसके लिए कंसर्न्स दिखाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वो बार बार कहती है EPFO को कि नहीं आप इसको कम करिए, क्योंकि बाकी इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए हैं। इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अब आप खुद सोचो, यहां पर आप जब लोन लेने जाते हो बाजार में, हम क्या कहते हैं, तो सरकार ने, RBI ने कुछ स्टेप्स लिए थे रिसेंटली, आपको याद होगा कोविड पैंडेमिक के बीच में, ताकि जो लोन रेट है वो कम हो जाए। आपने रेपो रेट सुना होगा, रेपो रेट को कम कर दिया गया, एकदम लोएस्ट स्तर पर आ चुका है इस समय। इसकी वजह से क्या होता है, लोन रेट कम हो जाता है, जो बिजनेस है वो सस्ते दाम पर ले सकते हैं। लेकिन अगर लोन रेट कम होगा, जो बोरो करने का कॉस्ट कम होगा, तो यहां पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी तो कम होगा ना ऑटोमेटिकली। लेकिन EPF के केस में ऐसा नहीं देखने को मिला है, इसीलिए यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बार बार ऐसा कहना चाहती है। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कंसर्न यहां पर क्यों दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि कोविड पैंडेमिक के बीच में क्या हुआ था कि जो कंट्रीब्यूशन है EPF के अंदर वो थोड़ा सा कम हो गया था और विड्रॉल ज्यादा हो रहा था, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली गई। और मैंने आपको बताया कि नौकरी जाने के बाद 60 दिन के बाद आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब जितना आपने काम किया है अब काम करने के वक्त भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होता है कि आप 10%, अगर आपकी शादी है तो 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपकी जॉब ही चली गई है और 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो आप पूरा भी विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर करीब एडवांस फैसिलिटी के तहत यहां पर 56 लाख क्लेम्स आए थे, 14,000 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किया गया। टोटल अगर हम विड्रॉल देखें, आप देख सकते हो 197 लाख क्लेम यहां पर किए गए कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसके तहत 73,000 करोड़ विड्रॉ किया गया है अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में। तो ये ओवरऑल चीजें आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि फाइनली ये जो 8.5% है, आई डोंट थिंक कि कम होगा, क्योंकि एक बार रिकमेंडेशन कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा जो EPFO का है, तो काफी कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन लेट्स सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि आप इसको कम करिए, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेटिफाई करना होगा और फिर फाइनली ये आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इसमें करीब 6 करोड़ लोग एक्टिव हैं इस समय, मतलब कि जो ओवरऑल एम्प्लॉयज हैं जो इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो ये इनकी संख्या करीब 6 करोड़ के आसपास है, एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। तो इनको फायदा हो सकता है अगर ये 8.5% रहेगा, क्योंकि बाकी सेविंग्स के मुकाबले यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर इंटरेस्ट वगैरह जैसी चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, अगर इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या आप बता सकते हो? 4 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं विद राइट एक्सप्लेनेशन। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।